हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में ऑलमोस्ट ये मैराथन सेशन होगा एमसीक्यूज का, और हमारी कोशिश ये होगी कि जितने भी एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर पाएं और बहुत सटीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। डेफिनेशन बी इन a position to score full out of full. So लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने कहा हमारी कोशिश होगी कि नियरली 100 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करें। Let's have a look over the first question. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स। अब नीचे चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स आपको चुनना है। वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। इनमें से डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का मेथड कौन सा नहीं है? हमें मालूम है कि सिंकिंग फंड मेथड डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का एक तरीका है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड भी है, वर्किंग आवर्स भी है, लेकिन एसेट लाइफ साइकिल नहीं है। तो एसेट लाइफ साइकिल इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर डी। कहता है इफ एन एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस, सेकंड में कहता है इफ एन एम्प्लॉई ऑफ ए बिजनेस फाइल्स ए लीगल सूट ऑन द बिजनेस। अगर किसी बिजनेस के एम्प्लॉई ने बिजनेस के ऊपर यानी कि एंटिटी के ऊपर कोई सूट फाइल कर दिया है तो इट इज कंसीडर्ड इन द बुक्स एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि एंटिटी इस सूट को अपनी बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाएगी। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है? At the end of the accounting year, the capital expenditures are shown in. बिजनेस में दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, सबको मालूम है। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें एक टाइम से, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे कि हमें बेनिफिट एक साल से ज्यादा टाइम तक के लिए मिलते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने कोई मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और इनको हम बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। तो पहला आपका आंसर होगा एसेट्स। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 1,25,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें मालूम है क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 करके हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है, इजंट इट और नॉट। और कहते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000 की है। फिर कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, एक्स माइनस 10,000। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स माइनस 10,000 है, डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 1,25,000। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस एक्स माइनस 10,000 विल बी इक्वल टू 2,50,000, इजंट इट और नॉट? अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये माइनस 10,000 में राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 10,000। तो इसका मतलब 2,60,000 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। तो 2,50,000 प्लस 10,000 डेट इज 2,60,000। 2,60,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। लेकिन x क्या है? x तो ओपनिंग स्टॉक है ना, x हमने ओपनिंग स्टॉक माना था, तो हमें पता लग गया कि ओपनिंग स्टॉक 1,30,000 है। अब उसमें से मैं 10,000 माइनस कर दूं क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक से 10,000 नीचे है, तो 1,20,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो आंसर होगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। फिर अगला क्वेश्चन कहता है द एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन। आपने बिल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने इस टॉपिक को कराया था। एकोमोडेशन बिल का मतलब है कि जब दो पार्टी अपनी नीड ऑफ फंड्स को रेस करने के लिए इस तरह के बिल ड्रॉ करती है तो उसको हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं, व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स। उसके बाद 6 में कहता है बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर। हमें मालूम है कि जनरल लेजर के अंदर हम क्रेडिटर्स लेजर भी बनाते हैं, डेटर्स लेजर भी बनाते हैं, इजंट इट और नॉट? डेटर्स लेजर, एडजस्टमेंट्स अकाउंट वगैरह हम बनाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर थे, वो कहता है कि हमने एक्स का अकाउंट जो है डेटर्स लेजर में ट्रांसफर कर दिया, इस ट्रांसफर टू दी एक्स अकाउंट इन दी डेटर्स लेजर। इन दिस केस
तो इसका मतलब यह है क्योंकि मैं क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाल करके डेटर्स अकाउंट में ले जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट में एक्स का अकाउंट डेबिट करूंगा। तो आंसर आपका होगा सेल बैलेंसिंग लेजर में, ये मैंने बड़े डिटेल में बताया हुआ है। तो आंसर इसका होगा एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर विल बी डेबिटेड। एक्स का अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर में मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि यहां से निकाल करके मैंने उसको डेटर्स लेजर में डाल दिया है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मींस। ये हमने रॉयल्टी के अंदर पढ़ा था, जहां हमने मिनिमम रेंट के बारे में भी पढ़ा था, मैक्सिमम रॉयल्टी पेएबल भी पढ़ा था, मिनिमम रॉयल्टी पेएबल भी पढ़ा था। और ग्राउंड रेंट का वैसे मतलब होता है फिक्स रेंट, करेक्ट, जो कि जनरली पे करा जाता है इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट। तो फिक्स रेंट पेएबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट, इसको हम कहते हैं ग्राउंड रेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है? ICAI इश्यू करता है। तो ये आपका आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एज ए 31st of March 2024 डेटर्स एंड एडिशनल बैड डेट्स आर 8 लाख एंड 10,000। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डेटर्स तो 8 लाख के, डेटर्स जो है वो 8 लाख के, और कहता है कि बैड डेट्स आपके 10,000 के हैं। अगर डेटर्स में से मैं बैड डेट्स माइनस कर दूं 10,000, तो डेटर्स कितने के बच गए? क्योंकि जब बैड डेट्स होते हैं तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स कम हो जाएंगे, 7,90,000 के डेटर्स बचे। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहे हैं? इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एट 5% ऑन डेटर्स, अगर हम डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाएंगे, देन अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन विल बी। तो तुम्हें मालूम है डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। अब आप इसका 5% कंप्यूट करेंगे तो 39,500 आ जाएगा। तो 39,500 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप प्रॉफिट निकालते थे, लॉस या प्रॉफिट तो नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड इन। अभी मैंने कहा कि जनरल लेजर में हम एक तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा जनरल लेजर। उसके अलावा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देखा था कि कैश रिसिट्स रिकॉर्ड करता है और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करता है, तो जाहिर है इसका मतलब इसका नेचर जो होगा वो रियल अकाउंट होगा। ए रिसोर्स owned by business with the purpose of using it for generating future profit is known as asset. Accounting framework ये definition कर देता है asset की, कि जो एक asset होता है that is considered as a resource which is controlled by the entity and this asset is capable of bringing the future returns. Correct? तो इसका आंसर होगा asset। 14th में कहता है outward invoice is issued। आउटवर्ड इनवॉइस यानी कि मैंने इनवॉइस बना करके दी। ऐसा जनरली मैं तब करता हूं जब मैंने सामान बेचा होता है, जब खास तौर से क्रेडिट पे जब मैंने सामान बेचा होता है तो हम इनवॉइस बना करके भेजते हैं, तो उसको हम आउटवर्ड इनवॉइस कहते हैं। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। आउटवर्ड इनवॉइस से हमें क्या पता लगता है कि हमने कितनी सेल्स करी थी, तो इसका ताल्लुक जो होता है वो सेल्स बुक से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर। इनमें से कैपिटल नेचर का आइटम कौन सा है? कमीशन ऑन परचेजेस। देखो परचेज मैंने सामान करा, उस पर मैंने कमीशन पे करा, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू नेचर का है। फैक्ट्री का मैंने रेंट पे करा, वो भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। लेकिन मैंने एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए मैंने जब वेजेस पे करी, तो उस केस में वेजेस जो मैंने पे करी वो वेजेस अकाउंट पे डेबिट नहीं होनी चाहिए। कहां डेबिट होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट पे डेबिट होनी चाहिए। तो सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। करेक्ट। उसके बाद 16th में कहता है इफ एनी स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए को वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कम से कम आप ऐसे सोच सकते हो, जाहिर है कि इसका ताल्लुक जॉइंट वेंचर से है, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को मालूम है, इजंट इट और नॉट? इसका ताल्लुक जो है जॉइंट वेंचर से है। आपको मालूम है कि जब आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे, कोई को वेंचरर अगर कोई बचा हुआ स्टॉक या एसेट लेता था तो आप जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे। तो इसका मतलब जॉइंट वेंचर के लिए एक तरीके से ये सामान बिक गया, तो जॉइंट वेंचर के लिए ये एक तरीके से इनकम है, इसलिए इसका आंसर होगा एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर। हमें मालूम, पहले तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, बहुत से बच्चों को यह पता नहीं होता। देखो बेटे, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर की जो एंड की डेट होती है उसको बोला जाता है अकाउंट्स में रिपोर्टिंग डेट। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग डेट। क्योंकि इस दिन हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है और उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं, बैलेंस शीट डेट को। बैलेंस शीट डेट का मतलब है ईयर के एंड की डेट। अगर इस दिन हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पहले तो कोई ऑब्लिगेशन है, मान लेते हैं हमारे ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो हम किसी दबाव में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब है किसी चीज का हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमने उसको पूरा करना है। तो किसी पार्टी ने लेटर से हमारे ऊपर केस करा हुआ है तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि इस ऑब्लिगेशन की वजह से कैश के बाहर जाने के चांसेस हैं, या जिसको हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, अगर कैश के बाहर जाने के चांसेस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं, तो और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं है, दो में से एक सिचुएशन होगी, दो में से कोई एक सिचुएशन होगी। पहले तो यह ध्यान रखना, पहले तो ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग डेट को आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्योंकि मैं रिपोर्टिंग डेट को अकाउंटिंग कर रहा हूं तो उस दिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो मैं उसको बोलूंगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर उस ऑब्लिगेशन की वजह से मुझे लगता है कि कैश का आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा तो मैं उसको, उसके लिए फिर एक प्रोविजन बनाऊंगा, यानी कि उसको मैं लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लूंगा, क्योंकि प्रोविजन हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तब मैं उसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं है तो मैं उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको मालूम है कि बैलेंस शीट के में फुट नोट, बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में दिखाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुट नोट्स में दिखाई जाती है एज ए फुट नोट टू द बैलेंस शीट। अगला जो क्वेश्चन है कि इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। सबको मालूम है कि किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि एनपीओ की कैटेगरी में आता है तो इनकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग account is mainly prepared at the time of dissolution of firm? Of course, revaluation account और goodwill account तो बनाते नहीं और memorandum revaluation भी नहीं बनाते। dissolution के टाइम पर हम realization account बनाते हैं। Advertisement expenses are apportioned among department in the proportion of। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका ताल्लुक जो होता है सेल्स से होता है, तो इसलिए सेल्स इसका प्रॉपर आंसर होगा, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। करेक्ट। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज। ये तो हमने कई बार ही कहा था कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हायर परचेज प्राइस आ जाएगा, इसको हायर परचेज प्राइस आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन तुमसे कहते हैं कि विच वन इज या आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। जब ब्रांच अकाउंट हमने करे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रांच अकाउंट के अंदर पहले तो हमने देखा था कि जो ब्रांचेस होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस, आपको याद होगा। फिर डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी हमने देखा था कि कुछ तो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, और बहुत डिटेल में हमने ब्रांच अकाउंट करा था। तकरीबन हमने 100 के करीब, बल्कि 110 120 क्वेश्चंस हमने इसमें करे थे। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर भी मैंने कहा कि कई तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं, जैसे कि तुमने देखा एक तो डेटर सिस्टम तुमने पढ़ा था, मैंने बताया था जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जनरली वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें कि बेसिक, और मैंने ये भी बताया था कि ये फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होते, ये मैंने बताया था। फिर हम इसमें एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और फिर हम इसमें एक होलसेल ब्रांच सिस्टम, मैंने बताया था होलसेल ब्रांच सिस्टम को ही इनडायरेक्टली हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइनल अकाउंट मेथड, डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, इसका मतलब ये तीनों अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस के मेथड्स हैं, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अब वो कहता है इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे तुम्हें कुछ चीजें दी हुई है, इनमें से कौन सी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है? क्या बैलेंस शीट है? नहीं। क्या रिसिट एंड पेमेंट है? नहीं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आंसर होगा। 24 में कहते हैं कि मिस्टर के ने एक बिल ड्रॉ करा एस के ऊपर।
अब मिस्टर के ने एस के ऊपर बिल ड्रॉ करा, तो के ने अपनी बुक्स में एंट्री लिखी होगी के अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, क्योंकि बिल हमने ड्रॉ करा है। करेक्ट। अब ये 8,000 का बिल जब हमने ड्रॉ करा, पहले तो ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा हमने बिल ड्रॉ करा, एस ने साइन कर करके हमें दे दिया, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है बिल। बिल इस वक्त के पास है। अब के ने क्या करा, इस बिल को R1 नाम के किसी आदमी को इंडोर्स कर दिया, तो के अपनी बुक्स में फिर एंट्री लिखेगा R1 अकाउंट डेबिट टू। तो हमने जब बिल ड्रॉ करा तो के ने अपनी बुक्स में एंट्री लिखी होगी BR अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। के ने अपनी बुक्स में एंट्री लिखी होगी BR टू एस अकाउंट। अब ये BR जो हमारे पास आया, हमने इसको R1 को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, तो हम एंट्री लिखेंगे R1 अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? अब वो क्या कहते हैं कि R1 ने इस बिल को R2 को दे दिया, तो R1 ने R2 को दे दिया, तो R2 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन पूछ रहा है द पेई ऑफ द बिल विल बी। अब पेई ऑफ द बिल, पहले तो पेई का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को पेई का मतलब नहीं मालूम होता। प्रॉब्लम ये होती है, पेई का मतलब होता है जिसने पैसे रिसीव करने हैं, जिसने पैसे रिसीव करने हैं, जिसने पैसे रिसीव करने हैं, उसको पेई बोलते हैं। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। अब बताओ ये फाइनली बिल किसके हाथ में है? सर R2 के हाथ में है, तो पैसे वही रिसीव करेगा ना जिसके हाथ में बिल होगा। तो इस केस में बिकॉज R2 के हाथ में बिल है, तो R2 जो है वो पेई माना जाएगा, इसलिए आपका आंसर ये है। और मैंने वैसे पेई के बारे में नीचे तुम्हें लिख भी दिया है। आगे के क्वेश्चन में कहता है बैड डेब्ट्स आर अपोर्शन अमंग द डिपार्टमेंट्स इन प्रपोर्शन ऑफ। देखो इसका आंसर नीचे वैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया है, बल्कि आंसर होना चाहिए सेल्स ऑफ ईस्ट डिपार्टमेंट। इसका आंसर सेल्स ऑफ ईस्ट डिपार्टमेंट होगा। करेक्ट, क्योंकि बैड डेब्ट्स का ताल्लुक भी सेल्स से है। फिर नीचे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 करा था तब भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि जनरली जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो 3 एजम्पशंस के आधार पर बनाए जाते हैं। एक तो गोइंग कंसर्न की एजम्पशन मैंने तुम्हें बताई थी, फिर मैंने तुम्हें कंसिस्टेंसी की एजम्पशंस बताई थी, और फिर मैंने तुम्हें एक्रूवल सिस्टम की एजम्पशंस बनाई थी। यानी कि जब अकाउंट्स ड्रॉ करे जाते हैं तो ये माना जाता है कि अकाउंट्स इन एजम्पशंस के आधार पर तैयार करे गए हैं। करेक्ट, तो इसका मतलब इन 3 में से जो मटीरियलिटी है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। 27th क्वेश्चन में कहता है इज इक्वल टू estimated selling price less estimated selling cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale। मैंने तुम्हें बताया था कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, करेक्ट, उसका क्या मतलब होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 में भी मैंने इसकी चर्चा करी थी। अगर इन यूनिट्स को कंप्लीट करने में अब अगर कुछ और खर्चा लगेगा, जिसको कन्वर्जन कॉस्ट या कंप्लीशन कॉस्ट भी कहते हैं, एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, वो हम माइनस करेंगे। और अगर इनको बेचने में कोई खर्चा लगेगा, एस्टिमेटेड सेल्स कॉस्ट या सेल्स एक्सपेंसेस, तो वो भी हम इसमें से माइनस करते हैं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करेंट पीरियड टू सेल और डिस्पोजल। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 में भी हमने पढ़ा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां हमारी इंटेंशन है कि हम उसको होल्ड करके रखें फॉर ए पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, 12 मंथ से कम पीरियड के लिए हम रखें। इसका मतलब है हम इसको बेचने की इच्छा रखते हैं विद इन 12 मंथ्स। जबकि नॉन करंट पीरियड का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को हम होल्ड करके रखना चाहते हैं थोड़ा लंबे पीरियड के लिए। तो यहां वही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने रखी है बियॉन्ड करंट पीरियड, यानी कि करंट पीरियड मतलब करंट पीरियड 12 महीने का होता है, तो 12 महीने के बाद के पीरियड के लिए हमने रखी है। भले ही हमने उनको सेल करना है या डिस्पोजल करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने उसको करंट पीरियड के बाद करना है। तो इसका मतलब 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए हमने रखी है, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानी जाएंगी। करेक्ट। फिर अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा कि एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटीरियलाइज इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, वो मटीरियलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है।
Voucher denotes payment of cash. Of course, cash payment. Cash payment voucher denotes cash. Which of the following is an example of capital expenditure? इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कौन सा है? पहले तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. ये तीनों चीजें आप कहां लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो. तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो सकता. जब मैं पीएनएल कहता हूं तो उसमें ट्रेडिंग भी इंक्लूड है. ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आप लिखते हैं इसको. इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा भी आप पीएनएल में लिखते हैं. टैक्सेस एंड लीगल का खर्चा भी आप पीएनएल में लिखते हैं. तो इसका मतलब ये तीनों तो रेवेन्यू नेचर के हो गए. तो इसलिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव. करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. इनमें से कौन सी एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस ने डिस्क्लोज नहीं करी है. इनमें से कौन सी एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस कौन सी एरर को डिस्क्लोज नहीं करता है? तो एक तो पहले तो तुम्हें तीन टाइप की एरर दी है. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ एंड कंपनसेटिंग एरर. वैसे तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. क्यों होगा? पहले तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. ये एरर्स जो होती है वो ट्रायल बैलेंस इनको पकड़ नहीं पाता है. ट्रायल बैलेंस से इस क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है. तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. पहले तो एरर ऑफ कमीशन क्या होगा आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा है. एरर ऑफ कमीशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एरर इन अकाउंटिंग, और इन अदर वर्ड्स accounting errors. It is caused when an accountant or the bookkeeper makes a debit or credit correctly in account but in the wrong subsidiary book. Correct? For example, money received from a customer is correctly credited to the accounts receivable account but to a wrong customer. मेरे को मिस्टर ए से पैसा मिला और वो मैंने ठीक जगह पर रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन कस्टमर का नाम मैंने गलत कर दिया. इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, जब इस तरह की एरर होती है. इज इट क्लियर टू यू? मिस्टर ए से पैसा मिला, मिस्टर बी को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन मैंने ठीक जगह पर कराया, लेकिन कस्टमर का नाम मैंने गलत कर दिया. तो इस तरह की जो एरर होती है ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होती. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि मैंने ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं. तो अगर मैं ट्रांजेक्शन को लिखूंगा ही नहीं, वो तो एरर किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, मैंने एक फर्नीचर परचेज करा और मैंने उसको लिखा ही नहीं. इज इट क्लियर टू यू? ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है. तो इस तरह की जो एरर्स होती है, और उसके अलावा एक कंपनसेटिंग एरर्स भी होती है. कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं? कंपनसेटिंग एरर का मतलब है, जैसे कि अब आपको मैं इस तरह समझाता हूं. जैसे कि मिस्टर ए ने कुछ गुड्स परचेज करे, लेट अस से 4,000 रुपए के. करेक्ट? एंड द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड एज ए डेबिट. अब 4,000 रुपए के गुड्स तो रिकॉर्ड करे हमने, लेकिन हमने अमाउंट क्या लिख दिया? 400 लिख दिया. इसका मतलब क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि 4,000 रुपए का सामान था, लेकिन मैंने 400 रुपए से कम कर दिया. तो इसका मतलब यह हो गया कि मिस्टर ए की साइड में मैंने 3,600 रुपए लिख दी. 3,600 कम लिख दी है. इजंट इट और नॉट? तो डेबिट साइड इससे मेरी 3,600 से कम हो जाएगी. और उसके अलावा मैंने क्या करा? इसी तरह मैंने मिस्टर बी नाम के आदमी को लेटस से 4,000 की पेमेंट करी, लेकिन मैंने 400 रुपए की पेमेंट दिखा दी. तो अब क्या हो गया? मेरी क्रेडिट साइड भी 3,600 से कम होगी. तो इन दो एरर्स, ये दोनों एरर कंपनसेट कर रही हैं. एक एरर डेबिट साइड को कम कर रही है, एक एरर क्रेडिट साइड को कम कर रही है. तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो एरर ऑफ ओमिशन हो, एरर ऑफ कमीशन हो, या कंपनसेटिंग एरर्स हो, ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं होती है. अब यहां नीचे कुछ टर्म्स तुम्हें दी हुई है. एक तो लिखा है डिप्लीशन. डिप्लीशन कहते हैं फॉल इन वैल्यू ऑफ, और जब खास तौर से फॉल इन वैल्यू ऑफ, जैसे माइंस होती है, ऑयल वेल्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, खाने जिसको बोलते हैं, तो इनकी जब वैल्यू कम होती है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिप्लीशन. डेप्रिशिएशन हम यूज करते हैं वर्ड जब टेंजिबल एसेट की, प्लांट की, मशीनरी की वैल्यू जब कम होती है, उसके लिए वर्ड डेप्रिशिएशन यूज करते हैं. अमोर्टाइजेशन वर्ड हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू फॉल होती है, चाहे गुडविल हो, चाहे पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो. करेक्ट? जब उनकी वैल्यू फॉल होती है तो हम कहते हैं ये अमोर्टाइज हो रही है. और एक वर्ड और होता है डिलिपिडेशन. इसका मतलब होता है कि जो हमारे जैसे
नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी जब वैल्यू कम होती है तो उसके लिए हम कहते हैं डिलिपिडेशन, करेक्ट। तो यहां पर हम कह सकते हैं आंसर होगा डिप्लीशन। वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड है माइन, ऑयल वेल्स, क्वेरीज, सैंड पिट्स या इस तरह के सिमिलर एसेट्स के लिए यूज होता है, इनकी वैल्यू जब फॉल होती है। तो आगे कह रहा है तुमसे द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। हमें मालूम है प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आंसर लोन होगा। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। अब नीचे क्वेश्चन कह रहे हैं 35 में फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एस्टिमेट द कैपिटल ऑन 31/3/2024। अब वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास शुरुआत में कैपिटल जो है, देखो बिगनिंग में तुम्हारे पास जो कैपिटल है 1/4/2023 को वो कह रहा है 4,10,000 की। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000 कैपिटल में लिख दिया। फिर कह रहा है कि इस साल ड्राइंग 40,000 की है। जब हम ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। अब कह रहा है इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 का हुआ। जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, तो हम इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा 460 माइनस 40, तो 4,20,000 मेरी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा, करेक्ट। 36 में कहते हैं कि ए एंड बी परचेस्ड ए पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000। ए और बी ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा 30,000 में एंड सोल्ड इट फॉर 60,000 इन 2024। अब ए और बी ने 30,000 की चीज खरीदी, 60,000 में बेची, तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर कह रहे हैं ओरिजिनली ए हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड 12,000 एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,000। द प्रॉफिट ऑन वेंचर विल बी। अब प्रॉफिट इस वेंचर में कितना हुआ? 30,000 का हुआ। 30,000 की चीज को 60,000 में बेचा तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। 37 में कह रहा है ए एंड बी हैज साइंड ऑन 31 दिसंबर 2024 द बैलेंस शीट। तो 31 दिसंबर 2024 को वो क्या कह रहा है कि ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। 31/3/2024 को ए और बी ने 31/12/2024 को ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, वेयर द टोटल रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 15 करोड़। अब इन्होंने किसी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमने AS7 में भी ये देखा था, एनीवे इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिससे कि, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने कोई ठेका वेका लिया, लेट अस से हम आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाएंगे या कोई ब्रिज बनाएंगे या कोई मॉल बनाएंगे, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स माने जाएंगे ए और बी, करेक्ट। और जो पार्टी हमें कॉन्ट्रैक्ट देती है उसको हम कॉन्ट्रैक्टी पार्टी कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम एस्टिमेट भी करते हैं भाई इसको बनाने का खर्चा कितना लगेगा और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना होगा। तो कहता है वेयर द टोटल रेवेन्यू इज 15 करोड़। अब कॉन्ट्रैक्ट का टोटल रेवेन्यू तो 15 करोड़ से, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो 15 करोड़ की होगी एंड टोटल कॉस्ट इज 20 करोड़। लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का टोटल खर्चा 20 करोड़ का होगा और एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब कहता है कि नो वर्क बिगेन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इज द कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू गिव अकाउंटिंग इफेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। क्योंकि इस डेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो इस डेट को मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिजल्ट बताना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की बिगनिंग में ही मालूम है कि लॉस होने वाला है ओवरऑल, यानी कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, लेकिन हमें लॉस होगा क्योंकि हमने एस्टिमेट करा कि खर्चा लगेगा 20 लाख का और रेवेन्यू आएगा 15 का। तो अगर पहले साल में ही हमें ये मालूम है तो हमें लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और हमें लॉस, भले ही हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं करा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो 31/12/2024 को जब मैं अपनी फाइनेंशियल्स तैयार करूंगा तो मुझे उसमें एक्सपेक्टेड लॉस 5 करोड़ का रिकग्नाइज करना पड़ेगा। 38 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज है जिसका ताल्लुक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक, ये मैंने तुम्हें बताया भी था एनपीओ कराते वक्त। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इट ऑन कैश बेसिस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। रिसिट एंड पेमेंट में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है वो कैश बेसिस पे करी जाती है।
इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, नो, ये गलत है। वैसे गलत तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि वो कह रहा है इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो रिसिट एंड पेमेंट से मेल नहीं खाती है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन है जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर नहीं है, क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ना सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स बल्कि कैपिटल नेचर की रिसिट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ ए रियल अकाउंट, ये भी करेक्ट है, लेकिन पॉइंट नंबर सी करेक्ट नहीं है। 39 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिक फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में भी हमने तकरीबन 20-25 क्वेश्चन इन क्लास करे थे। द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द co-venturer in the agreed ratio. The co-venturer may or may not contribute initial capital, right? जरूरी नहीं है कि उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पस इज ओवर। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट। इसमें तो किसी तरह का डाउट नहीं है। इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते वक्त तो हमने हर बारी ये देखा था कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस कितना है, वो इंटरेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन से रेवेन्यू नेचर के खर्चे? कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं जैसे ऑयल है, ल्यूब्रिकेंट्स है, कॉटन है, तो ये सारे कंज्यूमेबल स्टोर्स माने जाते हैं और ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस भी, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग भी, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। AS9 का ताल्लुक रेवेन्यू रिकग्निशन से है, आपको याद होना चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया था AS9 हमें बेसिकली क्या बताता है कि रेवेन्यू हमने किस तरीके से रिकग्नाइज करना होता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बेसिकली हमने जब स्टैंडर्ड को पढ़ा था, हमने इसको 3 सेगमेंट में पढ़ा था। एक तो सेल ऑफ गुड्स के केस में आपको याद होगा, सेल ऑफ गुड्स, फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, करेक्ट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद अदर इनकम्स। अदर इनकम में हमने जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम और रॉयल्टी इनकम के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो AS रेवेन्यू में। मैंने बताया था सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करते हैं? जब हमने सामान बेच दिया है और हमें यकीन है कि पैसा हमें मिल जाएगा, देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी कि पैसा हमें मिल जाएगा, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में जब हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तो तब हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। अदर इनकम के केस में मैंने बताया था कि इंटरेस्ट इनकम टाइम बेसिस पर रिकग्नाइज होती है। डिविडेंड इनकम हम तब रिकग्नाइज करते हैं जब डिविडेंड के ऊपर हमारा राइट एस्टेब्लिश हो जाता है, और हमारा राइट तब एस्टेब्लिश हो जाता है जब जिस एंटिटी में हमने इन्वेस्ट करा है, जब उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन वो डिक्लेयर करेगी तो हमारा राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा। रॉयल्टी इनकम मैंने कहा था कि एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हम रिकग्नाइज करते हैं, AS9 में हमने ये देखा था। द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स्ड, अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा इंडोर्सी, जिस आदमी को हम बिल इंडोर्स करते हैं उसको इंडोर्सी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तुम रेवेन्यू नेचर का आइटम लिखते हो। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड, नेचुरल है क्योंकि हम रेवेन्यू नेचर का आइटम लिखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल, अगर एसेट को बेच करके कोई प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 45 में कहता है द डेट्स विच आर नॉट बैड, जो डेट्स बैड नहीं है तो उनको गुड डेट्स कहा जाता है अकाउंट्स में। फिर कहते हैं आगे 46 में ए ट्रांजेक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट इज नोन एज, वो क्या कह रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन जिसमें कि कैश की पेमेंट इमीडिएटली नहीं हुई उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। भाई मैंने आज सामान किसी को बेचा, अगर वो मुझे कैश उसी वक्त दे तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसी वक्त कैश ना दे, 1 महीने के बाद दे, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फिर आगे कहता है लायबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोपराइटर्स इक्विटी, प्रोपराइटर का मतलब ओनर्स इक्विटी, करेक्ट, दैट इज ऑल दोस अमाउंट विच आर इंटाइटल्ड टू दी प्रोपराइटर। तो जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, देखो बिजनेस की जो पहले तो जो हम लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, पहले तो आपने हर चीज को बिजनेस के एंगल से देखना होता है, ओनर के एंगल से नहीं देखना होता। भले ही ये बिजनेस ओनर का है, नो डाउट अबाउट इट,
लेकिन हम हर चीज अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के एंगल से करते हैं, इसीलिए इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मैंने तुम्हें बताया है बिजनेस के पास पैसा दो तरीके से आ सकता है कि हम ये जो बिजनेस है ये अपने ही ओनर से कुछ पैसा ले तो क्या ओनर कुछ पैसा लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इजंट इट और नॉट, और कुछ पैसा हम जैसे लोन्स वगैरह रेस करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा वगैरह लेते हैं। तो बिजनेस ने ओनर से जो पैसा लिया है या जो पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है उसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और जो पैसा हमने बाहर से लिया, बाहर वालों को देना है, ओनर को छोड़ करके बिजनेस ने जो पैसा थर्ड पार्टीज को देना है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब हम इसका आंसर समझ सकते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर्स इक्विटी। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है यानी कि जो पैसा ओनर को देना होता है, दरअसल वो क्या होती है? ओनर्स इक्विटी। ओनर्स की इक्विटी का मतलब जो ओनर्स ने पैसा लगाया है। इज इट क्लियर टू यू? जो ओनर्स को बिलोंग करती है। 48 में कहता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। इसका मतलब क्या हो गया? कहता है दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई है, और कहता है वाई को जितने भी गुड्स होते हैं वो एक्स ट्रांसफर करता है। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। तो एक्स से गुड्स डिपार्टमेंट वाई के पास जाते हैं, ये उसने हमें बताया हुआ है। लेकिन उसने ये भी बताया है कि जब एक्स डिपार्टमेंट वाई को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस पर प्रॉफिट जो है 33.33% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट एक्स के पास आता है। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो ध्यान ये रखना, कभी भी इस तरह की परसेंटेज दी हो तो इसका मतलब होता है 33.1/3% ऑन कॉस्ट। इज इट क्लियर टू यू? परसेंट ऑन कॉस्ट। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब किस पर रेट दिया है? कॉस्ट पे, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे। मार्जिन कितना है? 33.1/3%, तो 33.1/3, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 133.1/3 की होगी। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे सेलिंग प्राइस पर रेट फाइंड करना है, तो मार्जिन को मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और डिनोमिनेटर पे मैं 133.1/3 लिखूंगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 100/3, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 400/3। तो 3 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4। इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट जो है ऑन सेल्स पर 1/4 है। पहले तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो कॉस्ट पे दिया है हमने सेल्स पर निकाल दिया, 1/4 है। अब वो क्या क्या कहता है कि डिपार्टमेंट वाई के पास जो हैं, जो हमने गुड्स ट्रांसफर करे थे उसमें से 48,000 के गुड्स डिपार्टमेंट वाई के पास बचे हुए हैं। हमने इंटर डिपार्टमेंटल, और अभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा है डिपार्टमेंटल का रिवीजन वीडियो, उसमें भी मैंने बड़े डिटेल में ये बात बताई हुई है, और रेगुलर क्लासेस में तो हम बताते ही हैं। तो जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अंदर अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए मैं 1/4 का रेट इसमें अप्लाई कर दूंगा, तो 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12,000 विल बी योर आंसर। 49 पे कहता है बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000। अब बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए 1,000 के। जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं बाबा, जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड होती है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तो किसको क्रेडिट करेंगे? बैड डेट्स को नहीं, डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को नहीं। क्या हम डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट को? नहीं, हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। 50th में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब ये एक बड़ा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है, हालांकि हमने अकाउंटिंग थ्योरी भी बहुत डिटेल में करी हुई है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है ट्रायल बैलेंस के क्या पर्पज हैं। ये तुम 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हो। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, to ascertain the balance of any ledger account, and of course to facilitate the preparation of the final account.
तो ये सारे इसके आंसर होंगे। 51 में कह रहा है कंटेन्स द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स दैट आर रिटर्न्ड बाय अस टू आवर क्रेडिटर। मैंने सामान क्रेडिट में खरीदा, मैंने सामान, हमारी एंटिटी ने सामान क्रेडिटर खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, इसका मतलब सप्लायर या क्रेडिटर्स। अकाउंट में सप्लायर या क्रेडिटर एक ही वर्ड है। अब हमने क्रेडिट पे सामान परचेज करा होगा, हमें कुछ सामान पसंद नहीं आया होगा, तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। जब हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखते हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड कंटेन्स द ट्रांजेक्शंस। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनका ताल्लुक गुड्स जो हमने परचेज करे थे उनको रिटर्न करने से है। 52 में कहता है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश करके कहता है कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज एज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बताओ कौन से कॉन्सेप्ट से यह जाहिर होता है कि बिजनेस जो है हमेशा के लिए जारी रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इजंट इट और नॉट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो सेपरेट कि ओनर्स जो है वो सेपरेट माने जाते हैं बिजनेस से। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 53 में कहता है कैपिटल प्रॉफिट्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने जब आपको ये प्रॉफिट्स के बारे में बताया था, फाइनल अकाउंट्स में भी ये पॉइंट मैंने बताया था, और ऑलमोस्ट जहां पर भी कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात आती है, मैंने हमेशा ये चीजें बताई हुई है। जो कैपिटल प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सिंपल वर्ड्स में कैपिटल नेचर का प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करने से नहीं होता, करेक्ट, या जिस ऐसा प्रॉफिट जिसमें कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अब हमने शेयर इश्यू करे, उस पर हमें प्रीमियम मिल गया, ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये कोई हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करने से या कोई सर्विसेज को रेंडर करने से थोड़ी प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो ये सभी कैपिटल नेचर के जो है प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट माने जाएंगे। 54 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया था। एरर ऑफ ओमिशन, करेक्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ मिस पोस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही है जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो सकते। और मैंने वैसे एरर ऑफ ओमिशन के बारे में तुम्हें बता ही दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही वायलेट कर देते हैं। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही वायलेट कर देते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कोई एसेट परचेज करा, लेकिन मैंने अब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था एसेट के रूप में, लेकिन अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर दूं एक्सपेंस के रूप में, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा हूं, उसको कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। खैर, ये तीनों ही जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 55 में कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज एज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, और ये तो अभी हम कर ही चुके हैं, एंड दैट इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोजिंग डाउन। कौन सा कॉन्सेप्ट इस बात से ताल्लुक रखता है कि बिजनेस हमेशा के लिए जारी रहेगा, और बिजनेस को हम इसलिए एस्टेब्लिश नहीं करते कि हमने इमीडिएटली इसको क्लोज करना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही इसका आंसर होगा। 56 में कहता है कि इन दी हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ये हम हमेशा ही करते चले आए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें बताया था, इसमें भी वही है, बस फिगर्स थोड़ी सी अलग है। इसमें भी कहता है कि डिपार्टमेंट ए जो है डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करता है, और जब गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस पर 33.33% प्रॉफिट कमाता है ऑन कॉस्ट पे। पहले तो 33 1/3% का मतलब 33.33 का मतलब 33 1/3% ऑन कॉस्ट, और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था इस प्रॉफिट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा सेलिंग प्राइस में तो ये 1/4 आ जाएगा, अभी मैंने तुम्हें बताया था। अब डिपार्टमेंट बी के पास जो हमने गुड्स ट्रांसफर करे थे उसमें से 36,000 के गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचे हुए हैं, तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसका 1/4 तुम निकाल लोगे, डेट इज इक्वल टू 9,000, तो 9,000 आपका आंसर हो जाएगा। 58 भी अभी हमने करा कि बैड डेट्स रिकवर्ड जो होंगे वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ जर्नल। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जर्नल का फंक्शन है।
एनालिटिकल फंक्शन, ये तुम क्लास 11th में भी पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन, ये सारी फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। वैसे डिटेल में जानने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें तुम्हें अलग से नीचे भी लिख दिया। एनालिटिकल फंक्शन, while recording transaction in the journal, each transaction is analyzed into debit aspect, correct, and credit aspect. This helps to find out how each transaction will financially affect the what we call transaction. इसको कहते हैं analytical function. Recording function. Accountancy is a business of language which helps to keep the record of the transaction based on the principle. Each such recording entry is supported by a brief narration which explains every transaction in a simple language. Narration means to narrate. Correct? यानी कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसका रिकॉर्डिंग का भी एक फंक्शन है कि हम नरेशन वगैरह भी लिखते हैं ब्रीफली, ताकि हमें पता लगे एग्जैक्टली हमने इस ट्रांजेक्शन को किस लिए लिखा, किस संदर्भ में लिखा। हिस्टोरिकल फंक्शन, जर्नल बुक कंटेन्स ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। करेक्ट, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ताकि फ्यूचर में मुझे अगर ट्रांजेक्शन को रेफर करना पड़े। तो ये इसके 3 फंक्शन होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है, क्या कहता है 60th क्वेश्चन में, जस्ट वेट, हाँ जी, 60th क्वेश्चन में क्या कहता है, द आउटफ्लो ऑफ द फंड्स टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आपके बिजनेस से कुछ बाहर कैश निकला, इसका मतलब आपने कुछ खर्चा करा। करेक्ट, टू एक्वायर एन एसेट, किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए ये खर्चा तो आपने करा। करेक्ट, और ये आपके बिजनेस के लिए लंबे टाइम तक रिटर्न लेकर के आएगा। अब आपको इनमें से क्या बोलते हैं बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट हमारे लिए लेकर के आते हैं। करेक्ट, 61 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर इट्स। क्या हम उसके नेचुरल लाइफ में राइट ऑफ करते हैं, अकाउंटिंग लाइफ में करते हैं, फिजिकल लाइफ में करते हैं, या इकोनॉमिक लाइफ में करते हैं? इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम तक ये हमारे लिए बेनिफिट लेकर के आ सकता है। तो इकोनॉमिक लाइफ में हम राइट ऑफ करते हैं। करेक्ट, उसकी नेचुरल लाइफ या अकाउंटिंग लाइफ से हमारा कोई मतलब नहीं है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसिट्स एंड पेमेंट। 63 में कह रहा है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज नोन एज, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग, उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। करेक्ट, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स द सेम इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, नो डाउट अबाउट इट। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हम उसको डिफरेंट प्राइमरी बुक्स में नहीं लिख पाते हैं, चाहे वो कैश बुक हो, सेल्स बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक्स वगैरह हो, बिल्स पेबल बुक हो, बिल्स रिसीवेबल बुक हो, तो वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 65 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा जो है ट्रायल बैलेंस का फीचर नहीं है। इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, तो ये तो फीचर है। It does not prove arithmetical accuracy which can be determined by the audit, ये भी ठीक इसका फीचर है। It is not an account and it is only a statement of account, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है अभी तक। तो आगे कहता है all the transactions are primarily recorded in this book, hence it is a primary book of entry, ये गलत है। इसका मतलब ये जो है फीचर है ये ट्रायल बैलेंस से रिलेट नहीं करता है। 66 में कहता है द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स्ड इज नोन एज, ये पहले भी आया था क्वेश्चन इस तरीके का, इंडोर्सी। 67 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर, इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर्स इन द एग्रीड रेशियो, बिल्कुल ठीक है। को वेंचरर शुरुआत में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पस इज ओवर, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं।
फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। देखो प्लांट एंड मशीनरी का तो डेबिट बैलेंस होता है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो परचेजेस का तो डेबिट बैलेंस है, परचेजेस रिटर्न जो है इसका आंसर होगा। 69 में कहता है व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 36 लाख। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्स है वो तो 36 लाख की है। कितने की है? 36 लाख की आपकी सेल्स है, 36 लाख की सेल्स है। परचेजेस आपकी जो है 3,20,000 की है। परचेजेस इज इक्वल टू 3,20,000। परचेजेस का अमाउंट 3,20,000। ओपनिंग स्टॉक 68,000 है दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 68,000 और परचेजेस का अमाउंट मैंने लिख ही दिया, सेल्स का अमाउंट मैंने लिख दिया। कह रहा है एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता करनी है। क्लोजिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में तब पता कर सकता हूं जब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आए, क्योंकि यहां दो चीजें मिसिंग है। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूं? एटलीस्ट मुझे इतना तो मालूम है कि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में, देखो अच्छा चलो इसको ऐसे मैं तुम्हें और सिंपल बता देता हूं। हमें इतना तो मालूम है कि जो सेल्स है वो 36 लाख की है, सेल्स 36 लाख की है। अब सेल्स में से सेल्स पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑन कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेट कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो मुझे इसको सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कई बार और खास तौर से मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में ये बहुत बार बताया हुआ है, रेट्स पे बच्चों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखो रेट किस पर है? कॉस्ट पर है। जिस पर रेट दिया होता है उसको 100 मानते हैं, 100 का 20% 20, तो सेलिंग प्राइस 120। अब ये फिलअप करने के बाद न्यूमरेटर में मार्जिन 20 लिखा, डिनोमिनेटर में सेल्स लिख दिया। इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे कितना हो गया? 1/5। तो इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो मैं अब निकाल सकता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में यही निकाल लेता हूं, तो 1/6 ऑफ 36 लाख। तो 36 लाख की मेरी सेल्स थी, 36 की थी, 3,60,000 की थी। 3,60,000 की सेल्स है, ये सेल्स का अमाउंट मैं लिख देता हूं 3,60,000। तो 3,60,000 आपका सेल्स का अमाउंट है। 3,60,000 का 1/6 आपने कंप्यूट कर लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर आप बैलेंस कर करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप बैलेंस करेंगे तो ये 3,88,000 आ जाएगा, और उसमें से मैं माइनस करूंगा तो 88,000 जो है मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो आंसर आपका जो होगा क्लोजिंग स्टॉक 88,000 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एज पर AS1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये भी क्वेश्चन कई बार बताया जा चुका है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में 3 एजम्पशंस होती हैं, गोइंग कंसर्न की, कंसिस्टेंसी की और एक्रूअल की। कंजर्वेटिज्म की नहीं होती। तो कंजर्वेटिज्म जो है वो इसका आंसर होगा। नेम ऑफ द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट्स इश्यूड। डेबिट नोट आप कब इश्यू करते हैं? डेबिट नोट्स इश्यूड किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? चलो इतना ही बता दो, परचेजेस रिटर्न बुक में करी जाती। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज फिक्स्ड एंड करेंट। देखो, जब मैंने आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन का कॉन्सेप्ट कराया था तो मैंने तब भी ये बताया था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब अब बार बार बताना ठीक नहीं लगता, सबको मालूम है। इसका मतलब है कि बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। बिकॉज बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अकाउंट बिजनेस के खत्म होने के बाद ही बनाए, पता नहीं कब खत्म हो। तो बिजनेस का जो पीरियड होता है उसको हम कुछ बिजनेस का जो लाइफ होती है उसको हम कुछ अकाउंटिंग पीरियड में बांट देते हैं। करेक्ट? जनरली वो ईयरली बेस पर होता है, जैसा कि तुमको मालूम है। बिकॉज बिजनेस का पीरियड डिफरेंट पीरियड्स में बांटा जाता है, इसीलिए जितने भी एसेट हैं उनको हम करंट या नॉन करंट में सेग्रीगेट करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हम एसेट हैं उनको फिक्स्ड और करंट में करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं?
तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं कि ऐसे एसेट जो कि 1 साल से अंदर के पीरियड में इस्तेमाल होने हैं वो करंट हैं, जो 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए होने हैं वो नॉन करंट नेचर के होंगे। ये एक सिंपल जनरल क्वेश्चन है। If fixed amount withdrawn on the first day of every month of calendar year by a partner in partnership firm, then for what period the interest on the total amount of drawings will be calculated? एक्चुअली ये एक जनरल क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपने 11th-12th में करा था। अगर कोई पार्टनर मंथ की बिगनिंग में, हर मंथ की बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ करे तो तुम डायरेक्टली उसका इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कंप्यूट कर सकते हो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 करके। डेल क्रेडरे कमीशन जब मैंने कंसाइनमेंट कराया था तब भी मैंने बताया था कि कंसाइनी को हम डेल क्रेडरे कमीशन क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं कि कल कंसाइनी अगर कोई क्रेडिट सेल करे और उन क्रेडिट सेल से अगर कुछ पैसा ना मिले तो उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी के ऊपर पड़े। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉर अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स, यानी कि जब मैं डेल क्रेडरे कमीशन कंसाइनी को दे रहा हूं तो फिर इसका मतलब कंसाइनी के ऊपर ये रिस्क आ जाएगा ऑफ बैड डेट्स का। अगर कोई बैड डेट्स होंगे तो वो बैड डेट्स को बियर करने की जिम्मेदारी जो होगी वो कंसाइनी की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ जनरल, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ऑल ऑफ द अबव। 76 में कि एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी relating to inventories which has a material effect in the current or later period should be disclosed. This is done as per accounting principle of. वैसे तो यहां प्रिंसिपल है, मैंने AS1 में भी आपको यह बताया था, AS1 का ताल्लुक भी डिस्क्लोजर है। अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाता हूं, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज लेकर के आता हूं और वो चेंज अगर करंट ईयर को ही इफेक्ट करता है या फ्यूचर पीरियड को इफेक्ट करता है, करेक्ट, तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। हालांकि इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के आधार पर ऐसा करा जाता है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, ये मालूम होना चाहिए। अपोर्शनमेंट या वैल्यूएशन इसका आंसर नहीं होगा, एलोकेशन, जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको एलोकेट करते हैं। अभी अभी मैंने तुमसे बताया था AS9 78, AS9 रिलेट्स टू रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन सा बिलोंग करता है? AS3 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट की जगह यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लो, इससे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। कैश फ्लो से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3, करेक्ट, रिवाइज्ड ऑफ कोर्स। नेक्स्ट में है कि an amount spent in connection with obtaining a license for starting the factory। अगर कोई मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए मैं कोई लाइसेंस पे खर्चा करता हूं तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाता है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था जब हमने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का चैप्टर करा था। AS15 रिवाइज्ड किससे ताल्लुक रखता है? क्या AS19 से रखता है? नहीं, क्योंकि लीजेस जो है उसका ताल्लुक तो AS19 से है। क्या एम्प्लॉय बेनिफिट से रखता है? यस, क्योंकि AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट को डील करता है। इंटेंजिबल 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वैसे डील करता है। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट से डील करता है 28। खैर तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि AS15 किससे डील करता है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट से करता है। 81 में कह रहा है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expires in the near future। वो क्या कह रहे हैं? एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स, मैंने कुछ खर्चा करा किसी एसेट पे, अब उस खर्चे का जो बेनिफिट है वो इसी साल खत्म नहीं हो रहा है, इसी साल खत्म नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए फ्यूचर में भी कुछ बेनिफिट ला सकता है। तो इस तरह का जो खर्चा होता है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है।
वो क्या कह रहा है, expenditure in respect of certain type of assets whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expires in the near future. Generally expires in the near future है तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा, क्योंकि मैंने किसी एसेट पर खर्चा करा है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये खर्चा मेरे लिए कुछ बेनिफिट एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए लेकर के आ रहा है, तो मैं बैलेंस शीट में इसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाऊंगा. इज इट क्लियर टू यू? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज. कई बार जब हम इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ते हैं या पढ़ते थे तो हम ये देखते थे भी हम इतने स्टॉक के लिए, लेट अस से मेरा स्टॉक जो है वो 10 लाख का है, 10 लाख के स्टॉक के लिए हमने पॉलिसी जो है वो 1 लाख के लिए. अब मान लेते हैं कि मेरा लॉस 1 लाख का हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक 1 लाख का है, तो क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख देगी? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने 1 लाख की पॉलिसी ली हुई है, हमारा लॉस 1 लाख का हो गया तो 1 लाख आप हमें दे दो. तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया आपने 10 लाख के स्टॉक के लिए 1 लाख की पॉलिसी ली है, आपका लॉस 1 लाख का है तो हम आपको 1 लाख कैसे देते? हम तो आपको इतना अमाउंट देंगे. कितना देंगे? 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10. अब ये जो भी कैलकुलेट करके आएगा उतना अमाउंट 10,000 रुपए देंगे हम आपको, 110. इसका मतलब ये जो एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इंश्योरेंस क्लेम के डिटर्मिनेशन के लिए, क्यों लगाया जाता है? ताकि इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले, टू इनकरेज द इंश्योरेंस एंड डिसकरेज द अंडर इंश्योरेंस. यहां इन्होंने अपना अंडर इंश्योरेंस करा के रखा है, 10 लाख का स्टॉक है, सिर्फ 1 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो इसीलिए एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी इंसर्ट करती है. तो इसका आंसर होगा टू इनकरेज द फुल इंश्योरेंस या डिसकरेज द अंडर इंश्योरेंस. इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस अपना करवाएं. 83 में कहता है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड आउट ऑफ. रॉयल्टी में हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चंस करे थे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने करा हुआ है, और तब भी मैंने बताया था एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट. तो शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप कर सकते हैं बशर्ते मेरी एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, तो तब मैंने जो पास्ट में शॉर्ट वर्किंग हुई थी उसको मैं रिकूप कर सकता हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का जो ताल्लुक है वो किससे है? अभी अभी वैसे मैंने तुम्हें आंसर दे दिया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से. करेक्ट. AS3 रिवाइज्ड के मुताबिक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड in case of a manufacturing enterprise should be classified as cash flows from investing activity. करेक्ट. अगर मुझे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है तो मैं उसको अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगा अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हूं. इन केस अगर मैं एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो तब मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाऊंगा. अगर यहां पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग की जगह फाइनेंशियल एंटरप्राइज लिखा होता तो आंसर ऑपरेटिंग होता. 86 में कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ. आपको याद होगा कि जो ये एक्चुअल बैड डेट्स एक्चुअली प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? वेट, मान लेते हैं ये करंट ईयर है. अब करंट ईयर के एंड में जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं आपने देखा होगा कि कई बार हम उसकी कुछ परसेंटेज प्रोविजन के रूप में बनाते हैं और उसको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते भी, जबकि ये हकीकत में बैड डेट्स तो हुए नहीं है ना, ये तो हम एंटिसिपेशन में बना रहे हैं. तो ये किस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया जाता है? आपको याद होगा मैंने आपको प्रूडेंस के बारे में बताया था. प्रूडेंस को पहले तो हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं. प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं. ये बहुत से बच्चों को मालूम नहीं रहता तो प्रॉब्लम होती है. तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म एक ही चीज है. इज इट क्लियर? जिसका मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस अगर हो तो उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड इनकम को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए. तो प्रोविजन बनाना ये कंजर्वेटिज्म के आधार पर करा जाता है. 87 में कहता है द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू एक्वायर एन एसेट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर. ये तो अभी हमने देखा था. अब की बार मैंने ये खर्चा तो करा किसी एसेट के लिए, करेक्ट, और लेकिन ये खर्चा जो है द आउटफ्लो ऑफ फंड्स, अब की बार फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है एक एसेट को खरीदने के लिए,
और ये मेरे लिए 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट लेके आएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कह रहा है गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो कह रहा है द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस विल बी। अब कई बार ये चीजें तुम्हें बताई जा चुकी हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, कॉस्ट प्लस मार्जिन या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस। रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, 25% मार्जिन हो गया, इनवॉइस प्राइस 125 की हो गई। तो रेट इनवॉइस प्राइस पे कितना हो जाएगा, मार्जिन डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस, दैट इज 25 बाई 125 या 20%। अगर मैं इसकी परसेंटेज कंप्यूट करूंगा तो ये 20% आ जाएगी, 1/5। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिलेट्स टू, एक्चुरियल वैल्यूएशन का ताल्लुक किससे है, इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी के केसेस में एक्चुरियल वैल्यूएशन करा जाता है, आपने ये पढ़ा होगा। उसके अलावा सर्वे एक्सपेंसेस फॉर मरीन इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी एडेड टू क्लेम। हालांकि ये क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन टू, ऑफ कोर्स क्लब का मतलब जो क्लब्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, ये सब किस में आते हैं, एनपीओ में आते हैं। एनपीओ में आप क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसिट एंड पेमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो जो आपकी इनकम होगी वो आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। द बैंक शोज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड। अब जो बैंक है वो प्रोविजन फॉर टैक्स को कहां दिखाता है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखाता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि बैंकिंग आपसे रिलेट नहीं करता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, पहले तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, क्या वो लेजर अकाउंट है, नहीं। क्या वो पार्ट ऑफ कैश बुक है, पार्ट ऑफ कैश बुक है, नहीं है। वो एक सेपरेट स्टेटमेंट है और वो कोई सब्सिडियरी भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, अब ये 95 97 करने से पहले हम जरा 5 मिनट का अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो वेलकम अगेन। तो बेटे चर्चा खत्म हुई थी 94 पे। 95 में क्या कहता है? 95 पे सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है। तुम्हें याद होगा हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में सब्सक्रिप्शन अकाउंट की भरपूर चर्चा करी थी और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड पेमेंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब यह भी होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ओपनिंग एडवांस हम यहां पर लिखते हैं और क्लोजिंग एडवांस हम यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 10,000 नजर आ रहा है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना है ये तो तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000 और कह रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 1500 है। तुम्हें ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसिट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर 9500 आएगा। 9500 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्वेश्चन ने तुमसे पूछा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, हमने अकाउंटिंग थ्योरी में ये बड़े डिटेल में करा था, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंसी, रिलायबिलिटी, लेकिन कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है। 98 में कह रहा है नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट्स, सेल्स रिटर्न। मैंने कहा ना क्रेडिट नोट्स का जहां भी आ जाएगा तो उसका ताल्लुक सेल्स से होगा। एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल वैसे तो ये कहता है कि हमने एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली तो हर साल हमें उसमें चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर मैंने प्रोविजन 5% का बनाया था, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि मुझे प्रोविजन 10% का बनाने की जरूरत है। अब तुम्हें पता है कि प्रोविजन मैं प्रूडेंस के हिसाब से बनाता हूं, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे ये कहा भी था, प्रूडेंस के हिसाब से हम बनाते हैं, इजंट इट और नॉट। तो बिकॉज हम प्रूडेंस के हिसाब से बनाते हैं तो यहां तो हम चेंज कर रहे हैं, जबकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है चेंज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है इसको कंफ्लिक्ट करता है, इसका अपवाद बन गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रूडेंस प्रिंसिपल। द बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, करेक्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नेचर के बारे में बहुत से लोगों को ठीक तरीके से पता नहीं है। कई बार पूछा जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का नेचर क्या है, तो जल्दी से लोग आंसर क्या दे देते हैं, नॉमिनल अकाउंट। वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखते हैं इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नहीं, वैसे जो इसका नेचर है, देखो प्रोविजन किसके खिलाफ बनता है? डेटर्स के खिलाफ बनता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, और ये डेटर्स को कम करता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो मैंने यहां एक नोट भी इसी पर्पस के लिए तुम्हारे लिए लिखा भी हुआ है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जहां तक अकाउंट्स का सवाल है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स तो होते हैं, ये हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है पर्सनल अकाउंट्स को हम आगे क्लासिफाई करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव में, ये भी हमें मालूम है। ऑल एसेट्स ऑफ ए फर्म विच आर टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉल अंडर द कैटेगरी रियल अकाउंट, ये सब चीजें हमें मालूम है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट फिजिकली, whereas intangible and real accounts are related to things that are not touched, that cannot be touched, करेक्ट, या जिनको हम फिजिकली फील नहीं कर सकते। यहां तक ये सारी चीजें तुम्हें मालूम है। अब देखो यहां पर, द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइट रेफर टू द बैलेंस शीट अकाउंट ऑल्सो नोन एज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहा जा सकता है, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स भी कहा जा सकता है। अब द अकाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम कह सकते हैं इसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। बेसिकली ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी कि जो एसेट है उसका उल्टा है, जो एसेट है उसका उल्टा है। अब हमें मालूम है इसका क्या मतलब हो गया, एक तरह से ये एसेट अकाउंट है और हमें मालूम है एसेट अकाउंट का नेचुरल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। इसका मतलब ये एक एसेट अकाउंट है विद क्रेडिट बैलेंस।
इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को रियल अकाउंट मानना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? लॉजिकली इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ऑफ कोर्स बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। Due to retrospective effect on revision of salary of employees, the arrears of salary relating to the past year payable in the current year is, देखो ये जो है बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 से डील करती हुई सिचुएशन है। क्या होता है कि जैसे ये करंट ईयर है, अब करंट ईयर में मान लेते हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई जिसकी वजह से मुझे अपने एम्प्लॉयज को अब ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया कि अब डीए वगैरह दिया जाए, तो जिसकी वजह से मुझे करंट ईयर में अब जो है उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। करेक्ट? मान लेते हैं कि 1 लाख की तो उनकी है ही सैलरी का खर्चा, और इस नोटिफिकेशन की वजह से लेट अस से 50,000 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ गए, लेकिन इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी खर्चा ही माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि इसके बारे में हम सेपरेटली एक नोट भी लिख देंगे कि इस साल वर्कर्स को हमने इस नोटिफिकेशन की वजह से ज्यादा सैलरी दी है। डिस्काउंट गिवन इन सेल्स इनवॉइस इज ट्रेड डिस्काउंट। बेटे दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम वॉल्यूम में सामान खरीदते या बेचते हैं, तो किसी पार्टी को हमने बहुत ज्यादा मात्रा में सामान बेचा होगा, उसको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा। और कैश डिस्काउंट होता है जो डेटर्स को दिया जाता है कि समय से पहले वो पेमेंट करेंगे तो हम उनको कैश डिस्काउंट देंगे। कैंटीन एक्सपेंसेस वो कहता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में किस प्रोपोर्शन में आप डिवाइड करेंगे। ये हमने देखा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए जर्नल एंड लेजर। जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि ये कैश बुक है। कैश बुक जो होती है जर्नल और लेजर अकाउंट की तरह काम करती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, हमें यह तो मालूम है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, लेकिन इसको किस अकाउंट में हम क्लासिफाई करते हैं। देखो इंटरेस्ट हमें मिला तो होगा, और जनरली हम इसको क्लासिफाई करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये किसी व्यक्ति से मिला होगा और या इंस्टीट्यूशन से मिला होगा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट? या तो वो इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं S1 ने एक बिल ड्रॉ करा S2 के ऊपर 25 अक्टूबर को फॉर 90 डेज के लिए। द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। अब देखो यहां पर 25 अक्टूबर को बिल ड्रॉ करा गया है। 25 अक्टूबर 2024 को बिल ड्रॉ करा गया और 90 डेज का बिल है। पहले तो ये बताओ अक्टूबर का टाइम खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? 6 दिन। तो 90 डेज में से 6 दिन मैंने यूज कर लिए, मैं 31 अक्टूबर को आ गया। अभी भी 84 डेज बचे हुए। अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। नवंबर में 30 दिन होते हैं, इजंट इट और नॉट? तो 30 दिन मैंने इसमें ऐड करे, तो अब मैं 30 नवंबर को आ गया। 30 नवंबर 2024 को आ गया। 30 दिन और कम हो गए, 54 डेज बच गए। अब नवंबर के बाद दिसंबर का महीना होता है, तो दिसंबर के मंथ में हम पहुंच गए जी। अब दिसंबर के मंथ में हम पहुंचे, तो दिसंबर के मंथ में अब जो डेज बचे हुए 24 डेज बचे हुए। दिसंबर के मंथ में 24 डेज बचे हुए, तो 54 डेज बचे थे ना। तो दिसंबर का महीना तो 31 दिसंबर है, तो मैं भूल ही गया। तो दिसंबर के महीने में 31 डेज हो गए, तो 31/1/2025 को हम आ गए, और 31 डेज मैंने यहां से माइनस कर दिए। अब ये क्या बच गया? ये बच गया जी आपका 323। अब इसमें मुझे एक्चुअली डेज भी ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं जब डेज ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ डेज हमारे जो हो जाएंगे, ये हमने कैलकुलेशन तो ठीक करी है ना। 90 डेज में से कितने दिन का बिल था? 90 डेज का बिल था। 90 में से 31 अक्टूबर को मैं पहुंच गया। अक्टूबर के बाद नवंबर के 30 दिन, तो नवंबर के महीने में मैं पहुंच गया। 30 दिन मैंने माइनस करा तो 54 डेज। नवंबर के बाद दिसंबर के मैंने 31 दिन माइनस करे तो 23 डेज। तो इसका मतलब अब मेरे 23 डेज ही बचे हुए हैं।
अब 23 डेज ही बचे हुए हैं, तो 23 जनवरी 2025 और 3 दिन ग्रेस के होंगे, तो नियर अबाउट वैसे तो 26-25 की डेट आ रही है, लेकिन 26 जनवरी को क्या है, हॉलीडे होता है, और हॉलीडे होता है तो मैंने कहा उससे प्रीसीडिंग डे जो है वो डे माना जाएगा। तो इस केस में 25 जनवरी जो होगी वो आपकी बिल की मैच्योरिटी की डेट मानी जाएगी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है P1 और S1 एंटर्ड इन द बिजनेस ऑफ बाई एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक छोटी सी पार्टनरशिप है, छोटी सी पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर होती है। करेक्ट। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2024-25 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 अपेयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड प्रीमियम है। बेटे ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम होता है तो उसकी पोस्टिंग एक ही जगह होती है, और इसको हम कहां दिखाएंगे, केवल बैलेंस शीट पे दिखाएंगे, वो भी एसेट साइड पे दिखाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बहुत बात पूछा गया है, इसको हम फुटनोट में दिखाते हैं। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम जनरल लेजर में बनाते हैं, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर भी बनाते हैं। जनरली सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ताल्लुक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से है। K1 purchased a machine on hire purchase system for 8,64,000। लो जी, कैश प्राइस आपकी 8,64,000 की है, ये तो तुम्हें दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि आपने 2,16,000 तो डिलीवरी के टाइम पर पे करें, यानी कि डाउन पेमेंट आपकी 2,16,000 की है, डाउन पेमेंट 2,16,000 की है, और कह रहे हैं कि आप 3 इंस्टॉलमेंट और पे करेंगे 2,88,000, तो इंस्टॉलमेंट 2,88,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2,88,000 इंटू 3 कितना आएगा, 288 इंटू 3 8,64,000 आ गया। अब 8,64,000 आ गया, इसको तुम टोटल कर दोगे तो 10,80,000। ये क्या बन गया, आपकी हायर परचेज प्राइस बन गया। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2,16,000 का हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हायर परचेज प्राइस हमने कंप्यूट करी उसमें से हम डाउन पेमेंट कंप्यूट करते हैं, फिर हम फर्स्ट बैलेंस आ जाता है, फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, उसके बाद सेकंड बैलेंस आ जाता है, फिर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं। करेक्ट। उसके बाद थर्ड बैलेंस आ जाता है। फिर जो बैलेंसेस आ जाता है, फिर जो बैलेंसेस आ जाते हैं उन बैलेंसेस को हम लिखते हैं, उनका रेशियो हम कंप्यूट कर लेते हैं। करेक्ट। और उस रेशियो के आधार पर हम इस इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट रूट बता देता हूं। आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, सर 1 2 3, 3 इंस्टॉलमेंट है, 2,88,000 2,88,000 2,88,000। तुम क्या करो, इन इंस्टॉलमेंट को उल्टा कर दो, 3 2 1। तो फर्स्ट ईयर में आप कितना इंटरेस्ट, 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। 2,16,000 का इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में उसका 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 1,08,000 का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं। 116 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट टू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। ये है आपका ट्रेडमार्क। करेक्ट। फिर क्वेश्चन कह रहा है F1 एंड कंपनी अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नो डाउट अबाउट इट। पहले तो ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आएंगे तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, लेकिन सब कैटेगरी अगर मैं उसके निकालूं तो सब कैटेगरी में ये आर्टिफिशियल में आएंगे। परचेज ऑफ ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो गलत हो गया। सॉरी, परचेज ऑफ लैपटॉप, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो ये गलत हो गया प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइटिंग ऑफ पेटेंट। मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए हम वर्ड एमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब प्रिपेयर करा जाता है, जब ईच को वेंचरर केवल अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। Which of the following commission is allowed to the consignor
टू द कंसाइनी फॉर पुटिंग अप हार्ड वर्क, करेक्ट। तो ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन इसीलिए दिया जाता है कि वो ज्यादा जील से, ज्यादा एंथुजियाज्म से, ज्यादा मेहनत से काम करे। If Ram's acceptance, which was endorsed by us in favor of Salim, is dishonored, then the amount will be debited in our books. देखो ध्यान से सुने, राम्स एक्सेप्टेंस यानी कि राम ने कोई बिल एक्सेप्ट करा होगा, लेट अस से बिल हमारे पास आ गया, राम्स एक्सेप्टेंस थी, राम ने बिल एक्सेप्ट करके लेट अस से हमें भेजा, और मान लेते हैं कि हमने सलीम नाम के आदमी को ये बिल इंडोर्स कर दिया, सलीम अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब ये बिल सलीम के पास है, मैच्योरिटी की डेट को सलीम को पैसे नहीं मिले होंगे, तो अब सलीम को पैसे नहीं मिले तो सलीम किसको पकड़ेगा? हमें ही पकड़ेगा, क्योंकि हमने ये बिल उसको दिया था। और हम किसको पकड़ेंगे? हम आर को पकड़ेंगे। इसका मतलब मैंने बताया भी था बिल्स रिसेबल के केस में, कभी भी बिल डिसऑनर हो जाए, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस बिल का पैसा देना किसने था? आर ने देना था। इस बिल का पैसा आर ने देना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? नंबर एक तो ये ध्यान रखें, एक तो ये ध्यान रखना है। और ये बिल किस पार्टी के पास था? इंडोर्स कर चुके थे। इसका मतलब है आप क्या करोगे? आर को तो डेबिट करोगे, क्योंकि आर, ये बिल डिसऑर्डर हो गया, तो अब आप आर से, आपने दोबारा से पैसे लेने हैं तो आर को डेबिट करोगे। और यानी कि आंसर तो यही पूछ रहा है कि किसको डेबिट करना है, तो आर को। और वैसे मैं बता रहा हूं, और उस व्यक्ति को क्रेडिट करा जाएगा जिसके हाथ में ये बिल था। ये सलीम नाम के आदमी के पास बिल था, उसको आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा राम से लेकर के आपने इसको देना है। इन केस ऑफ ए क्लब, मैं पहले भी अब कई बार बता चुका हूं, क्लब हो गए, एनजीओ हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हो गए, ये सब एनपीओस में आ रहे हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्या पूछ रहा है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये डेफिसिट है, करेक्ट। 124 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 124 में कह रहा है ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर विद एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 ईच। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस हम लिखते हैं। वो कह रहा है एक क्लब है, उसके 250 मेंबर है और हर आदमी 5000 का सब्सक्रिप्शन देता है। तो अगर मैं 250 को 250 को मल्टीप्लाइड कर दूं 5000 से, तो यह आ रहा है 12,50,000। इसका मतलब एक साल की इनकम सब्सक्रिप्शन से इतनी होनी चाहिए। ये फिगर तो मेरे पास पहले ही आ गई। अब वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2023-24 वर 11,25,000। अब वो कह रहा है कि इस साल हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिले 11,25,000 के, लेकिन उसने कहा कि इन सब्सक्रिप्शन में से 65,000 के सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट ईयर के मिले, 22-23 के। इसका मतलब लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन का मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 65,000 के सब्सक्रिप्शन है, और कह रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन तुम्हें इस साल मिले उसमें से 65,000 तो लास्ट ईयर के मिले, और कह रहे हैं 25,000 जो मिले वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गए। तो क्लोजिंग एडवांस का मतलब ही होता है जो सब्सक्रिप्शन तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गए, कहता है वो 25,000 के मिले। अब वो तुमसे पूछ रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो तुम्हारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अब आ जाएगी, जो कि 2,15,000 आएगी। और फिर कहता है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आइटम्स इन विस्ता लिमिटेड। ये क्वेश्चन हमने AS2 में भी करा था। मैंने कहा जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो तुम्हें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि दोनों में से छोटी फिगर कौन सी है। जैसे इन दोनों में से छोटी फिगर जो है वो 27 है, तो 27 पे मैं मेजर करूंगा। बी 15 और 18 में से 15 छोटी फिगर है, 35 तो बराबर ही है, 40 और 45 में से 40 है। तो इसका जो टोटल आएगा इतने पर मैं अपनी इन्वेंट्री को दिखाऊंगा। तो ये थे 125 MCQ। मैंने कहा ये MCQ का मैराथन मैंने रखा था, और ये शीट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है आप उसमें चले जाना और वहां से डाउनलोड कर लेना। तो हमारी कोशिश यही चल रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा MCQ की प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि जहां तक क्वेश्चंस का सवाल है वो हमने बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, सबसे वाइडेस्ट कवरेज हमने दी है। फिर भी वो बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया हुआ है, जस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट कल मैं एक और जब ये सीरीज इसकी स्टार्ट करूंगा
करेक्ट। कल लास्ट इसका एक और क्या बोलते हैं मैं सीरीज इसमें आगे डालूंगा एमसीक्यू की, तो उसको भी आप देख लेना अगर आपके पास टाइम बचेगा। वैसे जो मैंने ये एमसीक्यूज कराए हैं मेरा ख्याल है कि ये मोर देन सफिशिएंट है और कवर करते हैं एंटायर गैमेट और एंटायर कोर्स को। इन एमसीक्यूज को करने के बाद यू शुड बी इन ए पोजीशन टू फील लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो मैं ये कहता हूं जहां तक प्रैक्टिकल का सवाल है, कई बच्चे पूछते रहते हैं सर प्रैक्टिकल में से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये रखना आप कुछ ऐसा, आपका ध्यान क्या रहता है, ब्रांच अकाउंट पे रहता है, क्योंकि आपको बता दिया जाता है जी ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान रहता है डिपार्टमेंटल पे, करेक्ट। आपका ध्यान रहता है इंश्योरेंस क्लेम पे, आपका ध्यान रहता है एनपीओस पे। इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, या फिर आपका ध्यान पार्टनरशिप में रहता है क्योंकि ये मेजर चैप्टर है। जबकि आपका ध्यान ज्यादा रहना चाहिए डेप्रिसिएशन के चैप्टर पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर पे। बहुत क्वेश्चंस इसमें से देखने में आते हैं, करेक्ट। उसके अलावा जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट में से भी आपको ध्यान रखना है, इन चैप्टर्स का भी ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे इनको इग्नोर कर करके जाते हैं। उसके अलावा बिल्स रिसेबल में खास तौर से एकोमोडेशन और बिल का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इनका भी ध्यान रखें, बिल्स रिसेबल का, करेक्ट। हाँ, जब आप फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो आपको उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। आप उसमें सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, छोटे क्वेश्चन जिसमें आपको प्रोविजन या बैड डेट्स कंप्यूट करने पड़ते हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट आप अच्छी तरह से कर करके चले जाएं। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको तुम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हो, वो इजी चैप्टर है, तो उसको करें सिंगल एंट्री सिस्टम को। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा थ्योरेटिकल चैप्टर्स आपको, जैसे कि हमने जिन लोगों ने हमारा कोर्स करा है उनको तो हमने अकाउंटिंग थ्योरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कराई हुई है, जिसमें कि हमने कैपिटल इवन नॉर्मल अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये हमने सारे करे हैं और इनको आपको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, इसकी जानकारी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा पार्टनरशिप में से मेरी एडवाइस आपको यह है कि सिर्फ नॉर्मल सिंपल डेजिल्यूशन, यानी कि हम लोगों ने तो डेजिल्यूशन, सेल, कन्वर्जन सब कुछ करा हुआ है, लेकिन जो सिंपल डेजिल्यूशन और उसमें जो इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन है वो आप कर करके जाना। इज इट क्लियर टू यू? अब ब्रांच अकाउंट में जनरली हम हमेशा मान करके चलते हैं कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इस पे आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर हमने तो खैर 6-7 सेगमेंट में, और मैंने इसका एक रिवीजन वीडियो भी डाला है। मेरी आपको वैसे एडवाइस है कि आप उसको देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसका रिवीजन कराया हुआ है। वैसे इसमें से जो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है और यूनिफॉर्म प्रॉफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप इसमें से अच्छी तरह कर करके जाएं। इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चंस में आप एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरह करें, करेक्ट। स्टॉक ऑफ पॉलिसी के अंदर मैंने तुम्हें बताया था एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स के क्वेश्चन, उनको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल करते हैं तो डेफिनेटली इट विल होल्ड यू इन अ वेरी गुड स्टेट, करेक्ट। तो ठीक है, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ये हमेशा हमारी प्रेयर्स भी रहेंगे, विशेस भी रहेंगी। तो ऑन सच काउंट हम आज का इस सेशन फिर फिनिश अप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और नई चीज के साथ।